ठीक, इन दोनों पे पहले फर्क देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। जैसे कि आपका हैश सेट और एक है आपका लिंक हैश सेट। देखिएगा जैसे ही ये लिंक्ड की बात आ गई तो मान के चलना कि कुछ ऑर्डर मेंटेन करके चलेगा। ठीक, आते हैं हैश सेट पे। अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल और इसका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लिंक लिस्ट एंड हैश टेबल। क्लियर है? इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। क्लियर है? इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। क्लियर है? हेलो यार, मैं तो एक क्लास ले रहा हूँ, सर को बात करो ना। एक बार आप बात कर लो, मैं क्लास से फ्री हो जाता हूँ तो मैं बात कर लूँगा। ठीक है? क्लियर है? बस यही फर्क है और कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या इंसर्शन ऑर्डर किस बिहाफ पे करता है? इंसर्शन ऑर्डर तो इंसर्शन ऑर्डर ही होता है ना भाई। जो पहले आया उसको सेव कर लिया, फिर आया फिर उसको कर लिया, क्योंकि लिंक लिस्ट चला रहा है ना वो। भैया आया, उसने उसको सेव करा, उसकी नोट खाली करके रखी, अगला जो आएगा उसको एड्रेस पकड़ा देगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले आओ और पहले पाओ वाला हिसाब किताब चल रहा है। वो हैश टेबल अभी कल ही तो बताया था। हैश सेट जब लास्ट क्लास में करा रहे थे हैश सेट बता रहा था ना मैं। हैश का कोड नहीं बताया होगा मैंने आपको, बताया होगा हैश कोड। 6 डिजिट का हैश कोड जनरेट होता है, वो बताया होगा मैंने। अस्काई कोड नहीं बताया होगा। ठीक, क्लियर है? जैसे कि अभी परसों कुछ एग्जाम्पल कराए होंगे आपको, उसी एग्जाम्पल का एक देख के बताता हूँ मैं आपको, लिख के देखिएगा। जैसे कि कल परसों हमने हैश सेट HS करके कुछ बनाया था, न्यू हैश सेट। ठीक, और इसको इंपोर्ट कर लिया था HS डॉट ऐड, इस तरह से ही चला रहे थे हम, याद होगा आपको। ठीक, इसके अंदर मैं अगर मान लो कुछ डाल दूँ या ABCD डाल देते हैं, A ठीक, B C D और नल। अगर मैं इसको प्रिंट करा रहा था जब, तो मेरा ये इस तरह से प्रिंट हो जाया करता था कि जब कभी भी उसका कोई हैश कोड कैलकुलेट होगा उसके बिहाफ पे ये दिखाएगा। ठीक, नल ABCD। ऐसा नहीं है किसी एक खास सीक्वेंस में गया हो, जो हैश कोड बता रहा है उस हिसाब से वो गया है। डी को ही प्रिंट कराना हुआ तो डी को ही प्रिंट कराओ, किसने रोका है? लॉजिक तो आप लगाओगे ना, इटरेशन लगाओ, मैच कर गया, कंटेन्स कर गया, प्रिंट कराओ। हाँ, इटरेशन में अभी सिखाऊंगा, 3 कर्सर हैं इटरेशन के अंदर। वैसे इटरेशन से ज़्यादा पहले आप और चीज़ें भी सीख चुके हो, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, दैट्स इट। नहीं कराया? अब इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्या लिंक्ड से। मैंने आपसे कहा कि इंसर्शन ऑर्डर इसके अंदर मेंटेन होता है, यही कहा था। देख लेते हैं क्यों, क्योंकि जब कभी कोई नोड आएगी
उसने तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस नोड का एक आगे एक तो पहले डेटा वाली स्पेस ऑक्यूपाई करके रखनी है, और एक पहली नोड उसके अंदर एड्रेस के लिए, और आखिरी नोड उसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कराने के लिए। ठीक, तो अब आपके पास सवाल आता है ये, जब कभी भी पहली नोड आई होगी, जब कभी भी पहली नोड आई होगी, तो यार ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ठीक, तो उसने इस पहली नोड को भी इस तरह से बनाने की कोशिश करी होगी कि ये स्पेस डेटा के लिए और बाकी का स्पेस जो आगे पीछे बनाया है उसने एड्रेस के लिए। तो आपके पास सवाल आता है ये कि ये तो आपको मालूम है, यहाँ तो ये नेक्स्ट नोड कर देगा, यहाँ तो वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल देगा, परंतु यहाँ क्या डालेगा, यहाँ क्या डालेगा? हाँ जी, कौन सी वैल्यू? मान लो मैंने डेटा डाल दिया हेलो, यहाँ आएगा वो हेलो? यहाँ थोड़ी आएगा, डेटा के लिए तो उसने स्पेस बना रखा है अलग ही। अरे क्या है भाई, ये रहा, यहाँ आएगा हेलो। तो मेरा सवाल ये है, यहाँ क्या आएगा? किसका? हेलो का? अपना ही एड्रेस रख लेगा, जबकि उसे बताया गया है यहाँ रखा जाएगा पिछली नोड का एड्रेस और यहाँ रखा जाएगा अगली नोड का एड्रेस, यही तो बताया गया है। एक मिनट, क्लियर है? क्लियर है? पहले को नहीं करेगा, जो फर्स्ट नोड होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका नल ही पड़ा रहेगा, पिछले इसके कोई एड्रेस है, कोई नोड ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आएगा। लेकिन जैसे ही कोई अगली नोड आ जाती है, जैसे ही कोई अगली नोड आ जाएगी, मान लो ये मेरी अगली नोड आ गई, आ जा भाई, ये मेरी अगली नोड आ गई, इसकी पिछले वाली नोड खाली नहीं रहने वाली, इसकी पिछली वाली नोड में किसका एड्रेस आएगा? एड्रेस ऑफ दिस नोड, इस नोड का एड्रेस आएगा, और इसमें क्या आएगा? एड्रेस ऑफ दिस नोड, इसके अंदर एड्रेस ऑफ इस नोड का एड्रेस उसमें जाएगा। आगे वाली पिछली नोड का एड्रेस रखती है और पीछे वाली अगली नोड का एड्रेस रखती है, यही तो बताया था। क्लियर है? तो जैसे ही ए आया, उसने फर्स्ट ब्लॉक में ए को डाला और उसके पिछले एड्रेस में नल रखा था, अगले ब्लॉक में जैसे ही बी आया, बी का एड्रेस पकड़ाया, तो इस हिसाब से जब वो एड्रेस के बिहाफ पर काम कर रहा है तो क्या हो गया आपका? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्वेशन, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो गया आपका, किसमें? लिंक्ड हैश सेट में। तो लिंक्ड हैश सेट में इसके अलावा कुछ भी कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल हैश सेट के जैसा ही है, पर एक छोटा सा डिफरेंट है, क्या कि उसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है लिंक लिस्ट की वजह से, क्योंकि ये लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अगर यही काम मेरा वो होता हैश सेट के साथ, तो उसके अंदर मेरा आउटपुट ABCD और नल नहीं आ रहा होता, उसके अंदर मेरा क्या आ रहा होता? आउटपुट जो भी हैश कोड जनरेट होकर आया हो किसी का, पहले उसे ही रख देगा पहले, और फिर उसके बाद जैसे जैसे जिसका एड्रेस आया होगा उसके बाद उसका आगे नेक्स्ट करता जाएगा। हाँ जी, बोलेगा। हाँ हाँ, लिंक लिस्ट, क्योंकि देखो दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। हाँ हाँ, लिंक लिस्ट है अलग है, लेकिन फॉलो करता है डेटा स्ट्रक्चर किसका? लिंक लिस्ट का। क्या कलेक्शन का डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? डेटा स्ट्रक्चर तो 2 या 3 ही तरीके के होते हैं ना।
ट्री, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, यही तो है बस। नहीं नहीं, ये अलग चीज़ है भाई। डेटा स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को रखने का तरीका। इंसर्शन रखेंगे या कोई फार्मूला के हिसाब से डिवाइड कर करके, या फिर -1 0 और 1, जैसे ट्री करता है। ट्री तो अपना बाइनरी वैल्यू के हिसाब से करता है। तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को रखने का तरीका बस। जैसे कि क्यू कहता है कि भैया पहले आओ पहले पाओ। क्यू का डेटा स्ट्रक्चर ऐसे कहता है कि पहले आओ पहले पाओ। स्टैक कहता है, हाँ स्टैक कहता है कि भैया जो भी आपके सबसे टॉप में होगा मैं पहले उसको सर्व करूंगा, यानी कि लास्ट में आओ और पहले पाओ। ठीक। अब जैसे कि लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर ये दो फॉलो कर रहा है। कौन कौन सा? हैश कोड वाला भी और लिंक लिस्ट का भी। भले ही उसने हैश कोड जनरेट करा है जो पहले आया, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन ऑर्डर वो वही मेंटेन करेगा जो पहले आया था, क्योंकि नोड को उसको एड्रेस दे के चलना होता है। अगली जैसे ही एक अगली नोड पे एड्रेस आने की संभावना बनी तो वो उसको एड्रेस पकड़ा देगा। तो जिसकी वजह से, क्योंकि आपस में एक दूसरे को एड्रेस पकड़ा रहे हैं, उसी की वजह से इंसर्शन ऑर्डर आपको मेंटेन जैसा लग रहा है। क्योंकि ये किसकी वजह से रहा है? लिंक लिस्ट के हिसाब से। लिंक लिस्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है लिंक लिस्ट का, वो करता है क्या? प्रिजर्व करता है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन। लेकिन ये प्रिजर्व कर रहा है नोड को एड्रेस देने के चक्कर में। ठीक, क्लियर है? नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? बोलो बोलो। नहीं आया तो पूछ सकते यार, मैं कोई कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट हमेशा डब्ल्यू लिंक लिस्ट को फॉलो करेगा अगर मैं बात कर रहा हूँ कलेक्शन की। लेकिन अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो और लिंक लिस्ट नाम ले रहे हो तब सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हो आप। डबल लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, आपका टॉपिक भी नहीं है, इसीलिए आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, कम से कम नहीं तो 5 से 6 महीने उसको भी लगेंगे अच्छे से समझने के लिए। अगर वैसे ही पढ़ना थॉरली तो 1-2 घंटे में डेटा स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। डेवलपर नहीं, वो डेटा साइंटिस्ट का पार्ट है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये सब लोग करते हैं और अच्छी सैलरी होती है। डेटा स्ट्रक्चर हैंडलिंग करने वाले की सैलरी बहुत अच्छी होती है। हडूप पे जो काम करते हैं सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब पढ़ते हैं, फिर डेटाबेस पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? अब आते हैं सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट नाम से ही पता चल रहा होगा। देखो एक नाम आ गया यहाँ पे, क्या? सॉर्टेड। लेकिन ये क्लास नहीं है ना, वो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं है, इंटरफेस है। तो आपको मालूम है सॉर्टेड सेट किसका चाइल्ड है? ये डायरेक्ट चाइल्ड किसका है? चाइल्ड ऑफ सेट। ठीक, और क्या है? डेफिनेशन बताइएगा। If we want to represent a group of individual objects as a single entity where duplication is not allowed and insertion order is also not preserved, but we want to show the data based on some sorting order, then we should go for sorted set interface. इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है कोई? इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है कोई? नहीं। डायरेक्ट इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास कोई नहीं है। डायरेक्ट है इसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं है। ठीक, तो चाइल्ड ऑफ सेट हो गया। क्यों कुछ मेथड हुआ करते थे, फर्स्ट निकाल देगा, लास्ट निकाल देगा और हेड सेट निकाल देगा। अब ये हेड सेट और टेल सेट क्या होता है ये बताऊंगा आपको। हेड सेट निकाल देगा, टेल सेट निकाल देगा और सबसेट निकाल देगा। और एक और है इसका इंपॉर्टेंट, जिस पे इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, उस पर मैं काम भी अच्छे से कराऊंगा। एक होता है इसका इंपॉर्टेंट है कंपैरेटर। इसको हम थोड़ा सा डीप में करेंगे, अच्छे से करेंगे। एक इसका है कंपैरेटर। ठीक,
तो फर्स्ट लास्ट से समझ में आ रहा होगा पहली नोड निकालेगा, लास्ट से समझ में आ रहा होगा लास्ट एलिमेंट निकालेगा, हेड सेट से समझ में आ रहा होगा हेड के कुछ एलिमेंट निकाल देगा, टेल सेट से समझ में आ रहा होगा टेल के कुछ एलिमेंट निकाल देगा, सब सेट से समझ में आ रहा होगा कुछ इसके कुछ एलिमेंट्स निकाल देगा। ना तो हेड सेट से संबंधित है उसका, ना कोई टेल सेट से संबंध है, सब सेट मतलब सब निकाल कुछ पार्ट निकाल देगा। क्लियर है? पर कंपेरेटर एक अलग चीज है, कंपेरेटर पे काम मैं करूंगा। कंपेरेटर मतलब कंपेयर करके चलेगा उसके हैश कोड के साथ, पॉजिटिव आया तो क्या करेगा, नेगेटिव आया तो क्या करेगा, जीरो आया तो क्या करेगा। ठीक, इसको मैं अलग से कराऊंगा, लेकिन एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं हेड सेट और टेल सेट वगैरह क्या चीज़ें हैं। ठीक, ये मान के चलो ऐसा आपका एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल रहे हैं हम। मान लो ये डाल दिया 100, 101, 104, 106, 100 एंड जो भी आपका नेक्स्ट नंबर है 9, 110, 120। तो अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट वाले की, जो मैंने अभी एक मेथड बताया था आपका फर्स्ट मेथड आपका निकाल के लाएगा किसको, 100 को। अरे यार एक तो ये काम नहीं कर रहा। हो गया। तो ये सेकंड वाला, सॉरी सेकंड नहीं, अगर मैं बात कर रहा हूं इससे कि लास्ट की, अगर मैं बात कर रहा हूं लास्ट की, लास्ट निकाल के क्या लाएगा, लास्ट निकाल के लाएगा हमेशा आपका 100 नीचे कर दो या ना कर दो, मैं बस ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, निकाल के लाएगा जो सबसे लास्ट में पड़ा होगा 120। लेकिन अभी हमारे पास और भी कुछ हैं, जैसे हेड सेट निकाल के लाएगा आपके, मैंने अगर मान लो हेड सेट के अंदर पास कर दिया कुछ भी, कुछ ऐसी बीच की नोट पास कर दे रहा हूँ, मान लो 109 पास कर दिया, हेड सेट में मैंने 109 पास कर दिया, तो 109 के ऊपर कौन सा आ रहा है, 109 के हेड पर कौन कौन है, 109 के हेड पर, अरे 109 के हेड पर कौन कौन है, हाँ, तो वो निकाल के लाएगा आपका 100, 101, 104, 106, 100, 101, 104, 106, परंतु 109 को नहीं लाएगा क्योंकि हम बात इसी की कर रहे हैं। ठीक, हम बात इसी की कर रहे हैं, हमने हेडसेट में पास ही करा था। लेकिन जब कभी भी हम बात करेंगे टेल सेट की, देखो हेड सेट में 109 इंक्लूड नहीं होगा, पर जब हम बात करेंगे टेल सेट की उसमें 109 इंक्लूड हो जाएगा। अगर उसमें भी नहीं करेंगे तो फिर गया कहाँ हुआ एलिमेंट लॉस हो जाएगा ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो इंक्लूड करना ही था। टेल सेट, अगर मैं टेल सेट की बात करता हूँ और उसके अंदर भी मैं पास कर दे रहा हूँ, मान लो 109 या 106, तो 109 का एग्जांपल लेते हैं, तो 109 तो आएगा ही आएगा और बाकी सारे वो आएंगे जो 109 के बाद वाले हैं। भाई 109 तो आएगा ही आएगा, 110 भी आएगा और 120 भी आएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को क्लियर इशू तो बताइएगा। अब आता है एक सबसेट, थोड़ा सा समझने वाली बात है सबसेट के लिए। सबसेट अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया, नंबर डाल देते हैं, मान लो 101 से या 104 से, जहां तक का मुझे चाहिए वहां तक का, मान लो मैंने डाल दिया 104 से 110 तक का। ठीक, 104 से 110 तक का जब हम सबसेट की बात करेंगे तो सबसे पहले वाले एलिमेंट को तो इंक्लूड करेगा, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेगा, पर इनके बीच में जो भी हैं उन सबको करेगा ही करेगा इंक्लूड। सबसेट ये कहता है
कि कोई 2.2 जिसमें पहले वाले को तो मैं मान के ही चलूंगा कि हाँ मेरे सबसेट का पार्ट है, और आखिरी वाले तक जब तक मैं जाऊंगा उससे पहले पहले जितने भी आएंगे एलिमेंट वो सारे मैं सबसेट का पार्ट मान के चलूंगा, लेकिन जो आखिरी वाला है उसको नहीं मानूंगा, यानी कि 110 को नहीं मानेगा। तो क्या आना चाहिए, 104 को तो मानेगा ही मानेगा, 106 बीच में आ गया, और 109 भी बीच में आ गया, और 110 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले वाली नोट को तो मानेगा सबसेट का पार्ट, पर आखिरी वाली को नहीं, क्योंकि 2 पैरामीटर मांगता है सबसेट, आपके 2 पैरामीटर मांगता है। पहली वाली नोट का तो मानेगा वो अपने सबसेट का पार्ट, लेकिन आखिरी वाली से पहले पहले के जितने भी हैं उन सबको मानेगा वो सबसेट का पार्ट। हाँ अभी तो लिखवाए हैं, ये लिखवाए नहीं नोट पैड में, देखो क्या, हाँ इसकी चाइल्ड भी है। अभी तो इसकी इंटरफेस की मेथड बता रहा हूँ ना भाई। अभी तक जब हमने सेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सेट में अपना कोई भी मेथड नहीं दिया, सेट इंटरफेस में अपना कोई भी मेथड नहीं है। लेकिन जब हमारे आगे इन सब की बात आई, जैसे अब ये आपकी बात आ गई सॉर्टेड सेट की, ठीक, तो इसके पास क्या है, इसके पास इसके खुद के मेथड है। क्लियर है, जैसे कि लिंक लिंक क्या था वो, लिंक हैज सेट और हैड सेट डायरेक्ट इंप्लीमेंटिंग क्लास है किसकी, सेट की, और सेट के बाद अपना कोई मेथड नहीं, इसलिए वहां कोई एक्स्ट्रा मेथड कराया नहीं गया। कलेक्शन वाले ऐड रिमूव वाले कराए गए होंगे, याद होगा आपको। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, जो भी इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास होगी, इसका नहीं बनेगा। ये होल्ड जरूर कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये वाले मेथड सारे इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास को मिलने वाले हैं। और इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कौन है, नेविगेबल सेट नहीं, नेविगेबल सेट की भी इंप्लीमेंटिंग क्लास बनी है एक, ट्री सेट, बहुत लेट आया कोई आप। नेविगेबल सेट की भी एक बनी है क्या, ट्री सेट, उसके अंदर आप सारे के सारे, अच्छा नेविगेबल सेट भी आराम से नहीं बैठा, उसने भी कुछ मेथड जरूर दिए होंगे, मैंने बताया होगा आपको डेफिनेशन के टाइम पे, देयर मे बी सम मेथड फॉर नेविगेबल पर्पस, याद आ रहा है। If we want to represent a group of individual objects as a single entity where duplication is not allowed, insertion order is not preserved, but we want to, yeah, we want to perform some navigation, then we will go for navigable set. So navigation करोगे तो navigation के कुछ मेथड भी होंगे। नेविगेशन के ज़्यादातर मेथड आप जानते हो, बैक और फॉरवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाले हैं। हाँ एक्सेस, किस तरह से चलना है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। आपकी तरफ से बैकवर्ड ऐसे होगा, मेरी तरफ से फॉरवर्ड ऐसे, आपकी तरफ से फॉरवर्ड इस तरह से, मेरी तरफ से इधर से, ठीक है। तो ये समझ में आए, क्लियर है, बताइएगा। चलिए रीसेट, अच्छा कंपैरेटर में अभी कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं करा रहा। कंपैरेटर पे पूरा पूरा प्रॉपर, एक होता है कंपैरेबल और एक होता है कंपैरेटर। इंटरव्यूअर का पेट क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटर एंड कंपैरेबल, ठीक, दोनों ही आपको अंतर के साथ ही कराऊंगा, ठीक। रीसेट, रीसेट ये क्या है, implementing class of sorted set and navigable set, ठीक, क्लियर है। ये implementing क्लास है किसकी, sorted set की और navigable set की। इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है आपका, जब नाम आ गया ट्री का तो बाइनरी ट्री या बैलेंस्ड ट्री, ठीक, बैलेंस्ड ट्री। इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है, बैलेंस्ड ट्री, ठीक। इसके अंदर डुप्लीकेसी अलाउ है, क्लियर है।
इंसर्शन ऑर्डर लिंक्ड नहीं है, ये लिंक्ड कहाँ है? इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। नल हाँ, कौन सी वैल्यू? हाँ, तो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि नल अलाउ होगा या नहीं होगा उसमें इंसर्ट करना। हाँ हाँ, वही लिखा ना, ओनली वन टाइम लिखा है मैंने, देखो। लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कई सारी जगह नल अलाउ नहीं होता, इसलिए ये वाली नल के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं इंटरव्यूअर। आपसे जानबूझ के पूछते हैं कि इसमें नल अलाउ है या नहीं। हाँ, लेकिन सब जगह नहीं, सब जगह नहीं। जो भी डेटा स्ट्रक्चर इस चीज़ को अलाउ या फॉलो कर रहा होगा केवल और केवल वही। ठीक, कि कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। ट्री सेट, और इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया ट्री सेट, और इसके अंदर हम कंपैरेटर डाल देते हैं। तो कंपैरेटर का लॉजिक समझाऊंगा पहले, फिर समझ में आएगा है क्या चीज़। ठीक, और अगर इसके अंदर हम ट्री सेट के अंदर डाल देते हैं कोई सॉर्टेड सेट, वो चला जाएगा। मान लो एक बड़ा लंबा सेट है हमारे पास, उसमें से एक सॉर्टेड सेट निकाल करके डाल दिया सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब जो भी ऑर्डर हम चाह रहे हैं, और वो ऑर्डर के रखने के लिए ही ये वाली चीज़ काम आती है कंपैरेटर में। वो कंपेयर करता है दो वैल्यू को, उसी हिसाब से वो सॉर्ट करता है। ठीक, और आगे आपका जो सब में है, ये तो सब में है ना। हाँ, बोलो बोलो। इसमें ये अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना दिए, इसको कह रहे हो क्या? कंस्ट्रक्टर तो भाई अलग अलग इसलिए बनाए गए हैं ना, क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्टर का अलग अलग काम है। किसी के अंदर आप नहीं डालना चाहते डिफ़ॉल्ट, यानी कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो। किसी किसी के अंदर आप पहले से ही पूरा कलेक्शन पास कराना चाहते हो। किसी किसी के अंदर आप कंपेरेटर जो डाल रहे हो अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हो कि मेरे फार्मूलेशन के हिसाब से कंपेयर कर करके चले। वो आपकी मर्जी है भाई। देखो, इसका जो कंपेरेटर काम करता है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है, परंतु आप चाहते हो नहीं जी मुझे तो मेरे ऑर्डर के हिसाब से चाहिए, मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप कंपेरेटर की डेफिनेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसीलिए बनाए गए हैं। ठीक, चलिए ट्री सेट इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, कोड कर लेते हैं। और ट्री सेट डॉट ऐड करने के लिए कलेक्शन का ही डायरेक्ट यूज करेगा, कुछ भी आप डाल लो इसके अंदर। ठीक, ABCD जो भी आपने डालना चाहते हो। ठीक, अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ABLZA, कोई इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हुआ? जिस हिसाब से हमने डाला था क्या ये उस हिसाब से दिखा रहा है? नहीं। कोई ये कंपेरेटर नामक चीज़ है जो इनको कंपेयर कर करके नेगेटिव या पॉजिटिव या ज़ीरो निकाल के ला रहा है। उस हिसाब से ये इसको उसकी ऑर्डर प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आप किस ऑर्डर में रहेंगे। कंपेरेटर आपके कोड के नेगेटिव मतलब ग्रेटर और लेस के हिसाब से, कंपेरेटर पे आने तो दो, ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से वो बात करेगा। कोई वैल्यू किसी से ग्रेटर होगी तब क्या करना चाहिए, कोई वैल्यू किसी के बराबर होगी तब क्या करना चाहिए, और कोई वैल्यू किसी से छोटी होगी
तब क्या करना चाहिए। कंपैरेटर इस हिसाब से काम करता है। ठीक, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बड़े काम की है, इंटरव्यूअर फंसाता है, पूछता भी है। अभी हमने बड़े शौक से पढ़ लिया था, यहाँ पर नल वाली बात पढ़ ली थी ना। चलो करें, अब रन करके देखें। चलिए काम, ये हमने रन करा और पा गए नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हमने तो कहा था कि नल इसके अंदर अलाउ है। क्या कर रहे थे रात में? आपसे नहीं पूछ रहे, जो सो रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है। आ गए वापिस वैसे यहाँ पर। हाँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गए। हम तो कह रहे थे भैया नल इंसर्शन अलाउ है, और अभी हमने बहुत खुद बोल बोल के यहाँ लिखा भी है। कहाँ ये रहा, कह रहा है कि एक बार अलाउ है, तो हमने कौन से 5-6 बार डाल दिया। ये तो एक बार भी अलाउ नहीं कर रहा। नल इंसर्शन अलाउ है, परंतु कब? जब आपके ट्री सेट में कुछ ना पड़ा हो। जब आपके ट्री सेट में कुछ ना पड़ा हो, एम्प्टी होना चाहिए था ना। एक मिनट, नल इंसर्शन अलाउ है केवल और केवल एम्प्टी ट्री सेट के केस में। एम्प्टी नहीं है, क्लियर? हेलो, यस, मॉर्निंग, व्हाट इज दिस? हाँ, अच्छा, हाँ आपसे बात हुई थी परसों। चलिएगा, उसने कहा कि नल इंसर्शन अलाउ है, हमने भी कहा नल इंसर्शन अलाउ है, लेकिन अभी हमने इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है। यही तो हम कर रहे हैं, पर जा क्यों नहीं रहा? Cannot invoke comparable compare to object because null k1 is null, k1 is null. चलिएगा, इस पर मैं आगे कराऊंगा, क्यों नहीं है, पर होता है। एम्प्टी ट्री सेट होगा जब इसके अंदर नल अलाउ होगा, मैं आपको करा के दिखा दूंगा। अभी फिलहाल इतना छोड़िएगा। और अगर हम उसके बाद डालने की, देखो जब कभी भी आपने नल इंसर्ट कर दिया तो आपको मिलेगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आपको क्या मिलेगा, मतलब नल इंसर्शन करने के बाद कोई एलिमेंट जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, या कोई एलिमेंट पहले से ही है वहां पर, फिर नल डालने की कोशिश कर रहे हो तो आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। नल इज अलाउड फॉर एम्प्टी ट्री सेट, नल इज अलाउड फॉर एम्प्टी ट्री सेट। यहाँ तक क्लियर है? इसको और करके और देख लीजिए, ठीक है। एम्प्टी ट्री सेट मतलब उस ट्री सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। पहला, फॉर द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट जो उसके अंदर जाने वाला होगा वो नल हो सकता है, लेकिन उसके बाद कोई अगर आप डालोगे तो वो करेगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसकी भी एक वजह है क्यों करेगा, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया ट्री सेट किस पे, बैलेंस ट्री पे काम करता है ना। तो मैंने मान लो नल तो पहले डाल दिया, तो एम्प्टी में तो नल चला जाएगा क्योंकि उसे कंपैरेटर करने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन जैसे ही मैंने उसमें हेलो हाय 5 डाला, ये 5 कंपेयर करेगा, लेके आएगा इस नल को, और हम जब नल को लेके आएंगे तो हमारा कंपाइलर कहेगा यू आर पॉइंटिंग नल, आप नल से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, इसीलिए वो आता है। या फिर किसी एलिमेंट के बाद नल आ जाए तब भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, क्यों? क्योंकि आपका कंपाइलर करेगा इससे इस नल का कंपेयर, और नल को जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं, कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा क्या आएगा? नल। वो ऑलरेडी नल है तो किसी मेथड को जानते ही नहीं, तो इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। वही मैं ये अभी कहा, रिकॉर्ड भी हुआ है, मैं कहाँ पीछे हटता हूँ, मैंने कहा आपको कराऊंगा, ये मैं एक बार खुद को करके देख लूँ। ठीक, चलिएगा यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक, कंपेरेटर और समझा दूंगा।